Good morning, student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College of North Saran. Today, we are going to discuss theories of or principles of federal finance or federalism. Principles of federal finance or federalism is very important topic for the BA Part 2 Economics Honors student, and it is from the paper Public Finance. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एज ए फेडरल गवर्नमेंट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था फेडरल गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है, फेडरलिज्म क्या है। और आज हम लोग जो रियल में जो पब्लिक फाइनेंस का हमारा मेन जो टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल फाइनेंस और फेडरलिज्म, इसको डिस्कस करते हैं। तो फेडरल फाइनेंस में जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच अलग अलग ड्यूटीज़, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट दिया गया है, जिसमें सेंटर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम होता है। इसीलिए यहाँ पे हमें आज डिस्कस करना है किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे, किस थेरीज पर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और होना चाहिए, जो देश के लिए और राज्यों के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सके। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फेडरल फाइनेंस में फेडरल गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्वेश्चन होता है कि फेडरल फाइनेंस किस तरह पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इन ए फेडरल स्टेट डिवीजन ऑफ फंक्शंस लीड टू द डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जब बात करते हैं फेडरल स्टेट की, जो देश फेडरल स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, तो वहाँ पे जब कार्यों का बंटवारा जो होता है स्टेट का और सेंटर का, उसके लिए हमें जो संसाधन है उसका एक तरह से किस तरह हम टू लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट यानी एक सेंटर और बहुत सारे स्टेट्स के बीच में डिवीज़न कैसे हो रिसोर्स का, क्योंकि हर देश का अपना रिसोर्स होता है और हर राज्य का भी अपना रिसोर्स होता है। तो इन सारे रिसोर्स का तो मेन जो अथॉरिटी होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है, लेकिन उसी के तहत सारे जो रिसोर्स है उसका बंटवारा करना पड़ता है, जिससे कि देश और राज्य अच्छे से फंक्शन कर सके। तो यहाँ बात करते हैं कि कैसे रिसोर्सेज का बंटवारा होगा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक रिसोर्सेज between center and different states. The immediate question in federal finance is that sources of revenue should be allocated to the different authorities so that they may discharge their functions efficiently. यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि मेन पहला, जैसे ही फेडरल स्टेट की बात आती है, फेडरल गवर्नमेंट की बात आती है, तो पहला क्वेश्चन इमीडिएटली उठता है कि कैसे एलोकेट किया जाए जो संसाधन है उसको किस तरह एलोकेट किया जाए, या सोर्सेज ऑफ जो रेवेन्यू है, जो आय के साधन, उसको किस तरह एलोकेट किया जाए अलग अलग ऑथोरिटीज़ को, अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग सेंटर और स्टेट के बीच में बंटवारा किया जाए, जिससे कि वो अपने जो कार्य है, अपने फंक्शंस है, उसको सही तरीक़ा से उसको जस्टिफाई कर पाएँ। बट द डिवीज़न ऑफ टैक्सिंग पावर्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ फंक्शंस आर कॉम्प्लिकेटेड वन। लेकिन ये माना जाता है कि जो टैक्स कलेक्शन का पावर और उसका एडजस्ट अलग अलग फंक्शन का एडजस्टमेंट एक तरह से बहुत ही पेचीदा काम है, तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं डायरेक्टली, चूँकि कोई एक सिद्धांत जरूर होना चाहिए पावर और रिसोर्स के बंटवारा के लिए, जिससे क्या है इकोनॉमी और स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सही तरीक़े से स्मूथली इफिशिएंटली अपना फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर पाए।
अपने उत्तरदायित्वों का, वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे, जिससे राज्य के आर्थिक स्थिति में सुधार हो और केंद्रीय सरकार भी पूरे देश के लेवल पे सफल सरकार साबित हो। तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल जो डिसीजन होता है फेडरल फाइनेंस का, उसको किस सिद्धांत पे हमें लागू करना है। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग जो विचार किया है उसके अनुसार ये कुछ सिद्धांत है जिस पे हमें डिस्कस करना होता है। द फ्लोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन सजेस्टेड बाय इकोनॉमिस्ट इन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। पहला है गाइडिंग प्रिंसिपल या थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल फाइनेंस, फेडरलिज्म, ऑटोनॉमी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑटोनॉमी का अर्थ होता है एक तरह से स्टेट को खुद ऑटोनॉमी अथॉरिटीज़ दिया जाए, ऑटोनॉमी दिया जाए अपने अपने फाइनेंस फंड का सही से कहाँ यूटिलाइज करना है, कहाँ एक्सपेंडिचर करना है, कैसे कलेक्ट करना है और उसको खर्च कहाँ करना है। यानी स्टेट खुद ऑटोनोमस होता है और खुद की अथॉरिटी होती है राज्य के पास। और एक होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी के भी सिद्धांत को, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको किस तरीके से करना है, इस सिद्धांत को ध्यान देते हुए फेडरल फाइनेंस में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ऑटोनॉमी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में हम डिस्कस करते हैं। Each government in a federation should be autonomous and independent in its financial internal financial matter। मतलब क्या है कि जो भी हर गवर्नमेंट को, जो फेडरेशन है मतलब फेडरल गवर्नमेंट है, उसमें हर गवर्नमेंट जो को ये ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट, मतलब एक तरह से फ्रीडम देना होगा कि वो अपने आंतरिक जो वित्तीय जो मुद्दे हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो ऑटोनोमी रखते हों और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ईच फेडरेटिंग यूनिट शुड हैव इट्स ओन मीन्स ऑफ रेवेन्यू। यानी कि हर स्टेट का, हर मतलब फेडरल गवर्नमेंट में हर स्टेट के हर अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी को, फेडरल यूनिट को, यानी एक तरह से राज्य को ये फ्रीडम होना चाहिए कि ये अपने रेवेन्यू और उसका कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे। Each federating unit should have its own means of revenue and a scope of expenditure in order to carry out its functional efficiently। यहाँ पे क्लियर है कि राज्य को, हर राज्य को ये ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की फ्रीडम हो कि फाइनेंस कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करे और उसका एक्सपेंडिचर कैसे करें जो इफ़ेक्टिवली उस स्टेट का, उस फेडरल यूनिट का एक तरह से इफ़िशिएंटली प्रोडक्टिव वे में रिसोर्स का यूज हो और कलेक्शन भी हो सके। तो ये फ्रीडम ऑटोनॉमी में और होना चाहिए। The principle of autonomy and responsibility also implies that, as far as possible, the center should not interfere in the matter which are exclusively and the responsibility of the state। ये जो ऑटोनॉमी का जो कंसेप्ट है ये भी कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उस चीज़ में दखलंदाजी नहीं देना चाहिए जिसमें जो स्टेट का सिर्फ केवल स्टेट ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी सिर्फ स्टेट ही उस पर उसकी स्टेट की जिम्मेवारी हो कि ये काम करना है। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस थ्योरी पे जो फेडरल फाइनेंस का जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देना होता है। फेडरल गवर्नमेंट में हर स्टेट को ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार फ्रीडम मिलना चाहिए, ये सिद्धांत यही कहता है। तो पहला सिद्धांत हो गया ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है एडिक्वेसी ऑफ इलास्टिसिटी। इसका एडिक्वेसी मतलब एक तरह से प्रचुर मात्रा में, और इलास्टिसिटी मतलब ज़रूरत के मुताबिक चेंज किया जा सकता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, यानी इलास्टिक हो। तो अब हम बात करते हैं एडिक्वेसी ऑफ इलास्टिसिटी का कंसेप्ट किस तरह ये होना चाहिए सिद्धांत में। द रिसोर्स ऑफ ईच यूनिट शुड
be adequate to meet the immediate needs of the government। यानी कि जो सरकार है, राज्य है, उसको रिसोर्स इतना ज़रूर मिलना चाहिए, द रिसोर्सेज ऑफ ईच यूनिट शुड बी एडिक्वेट, यानी कि प्रचुर मात्रा में रिसोर्स संसाधन मिलना चाहिए जिससे वो अपने इमीडिएट नीड्स, जो राज्य का जो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्काल जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सके, and should be elastic enough as well as to meet द ग्रोइंग नीड ऑफ द फ्यूचर। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट को इतना रिसोर्स ज़रूर मिलना चाहिए प्रचुर मात्रा में जो इमीडिएट नीड्स को फुलफ़िल कर सके, और साथ में इतना इलास्टिसिटी होना चाहिए उसमें, वो रिसोर्स को यूज करने में, संसाधन को जनरेट करने और खर्च करने में, जो ज़रूरत के मुताबिक फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग, जो फ्यूचर नीड जो है आने वाले कल में जो खर्च बढ़ेंगे उसको पूरा कर किया जा सके। यानी कि एक रिसोर्स ऐसा इतना ज़रूर होना चाहिए जो इमीडिएट नीड्स ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट पूरा कर पाए, और ये वो रिसोर्स इतना इलास्टिक हो कि आने वाले कल के लिए जो खर्च है उसको भी नीड को पूरा किया जा सके, इतना ज़रूर होना चाहिए। इलास्टिसिटी होना चाहिए रिसोर्स जनरेशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट में असिस्ट थ्रू ग्रांट्स टू द स्टेट फॉर इमीडिएट नीड और फ्यूचर नीड। लेकिन हम जानते हैं कि हर राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या सर्विस सेक्टर का ग्रोथ उतना नहीं होता है। एक तरह से रीजनल डिस्पैरिटीज़ का कंसेप्ट हम जानते हैं। हर राज्य अपने आप में एडिक्वेटली अपने रिसोर्स का जनरेशन और यूज नहीं कर सकता, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स के रूप में स्टेट को फंड प्रोवाइड करा सकती है जिससे इमीडिएट नीड्स और फ्यूचर नीड्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा किया जा सके। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एडिक्वेसी ऑफ इलास्टिसिटी, यानी रिसोर्स में का एडिक्वेसी भी हो और इलास्टिसिटी भी हो, और ज़रूरत पड़ने पे ग्रांट्स दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को, जिस स्टेट को इमीडिएट नीड और फ्यूचर नीड्स को पूरा करने की कैपेबिलिटी नहीं हो। अब बात करते हैं तीसरा जो प्रिंसिपल्स है वो है यूनिफॉर्मिटी एंड इक्विटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स होता है जो भी रिसोर्स हो यूनिफॉर्म हो, मतलब लगभग हर राज्य के लिए एक जैसा हो, और इक्विटी हो, इक्विटी मतलब बराबरी का कंसेप्ट, हर राज्य को बराबर संसाधन दिए जाए। द प्रिंसिपल implies that the contribution by different federating unit towards common burdens is on an equitable basis। यानी कि जो भी ये कंट्रीब्यूशन डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स को मिलेगा, देना होता है, बर्डन को बियर करना होगा, वो एक तरह से इक्वल बेसिस पे हो, यानी टैक्स का बर्डन भी बराबर हो। ये नहीं किसी स्टेट को टैक्स बर्डन ज़्यादा हो किसी को कम हो, इक्विटेबल बेसिस पे कंट्रीब्यूशन करना हो बर्डन को ये करने के लिए, फेस करने के लिए। अब है द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टेट इन फेडरल टैक्सेस शुड बी अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन। और इक्विटी का कंसेप्ट जो है, जैसा कि हम लोगों ने एबिलिटी टू पे थ्योरी में पढ़ा था, उसमें ये कहता है कि रिच शुड पे मोर एंड पुअर शुड पे लेस। तो यहाँ पे इक्विटी का कंसेप्ट जो है ये कहता है कि जो जिसके पास जितना रिसोर्स है उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स दे, बर्डन बियर करे, और जो स्टेट कमज़ोर है उस पर कम से कम बर्डन हो। यहाँ इक्विटी और यूनिफॉर्मिटी का कंसेप्ट ये नहीं है कि बराबर परसेंटेज टैक्स और ये बर्डन दिया जाए, लेकिन ये है कि इक्विटी का अर्थ है कि जो पुअर और अंडर डेवलप्ड स्टेट है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा मिले, बर्डन कम मिले, और जो रिच स्टेट है वो फाइनेंशियल बर्डन को बियर करे और टैक्स जो रिसोर्स है उसका सही से यूज करे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी एंड इक्विटी की बात सिद्धांत पे भी हमारा फेडरल गवर्नमेंट पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, और बर्डन का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। अगला है ये है प्रिंसिपल्स
एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। जब बात करते हैं टैक्स कलेक्शन और एक्सपेंडिचर का, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात आती है एंड इकोनॉमी की। तो सबसे पहले ऐसा टैक्स रेवेन्यू रिसोर्स को कलेक्शन और एक्सपेंडिचर के लिए जो ये हो, वो इफ़िशिएंटली एडमिनिस्ट्रेड हो सके, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इफ़िशिएंटली उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर सके और उसमें कम से कम कॉस्ट इनकर्ड हो, यानी बियर करना पड़े, यानी खर्च उसको कलेक्शन में या एक्सपेंडिचर में अननेसेसरी खर्च ना हो, मिनिमम कॉस्ट हो और प्रशासनिक रूप से ये आसानी से उसको फुलफ़िल किया जा सके। द taxes assigned to the different federating units should be such that they can be efficiently and economically administered। मतलब जो टैक्सेज असाइन किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच, वो टैक्स ऐसा होना चाहिए कि हर स्टेट आसानी से उसको और बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रोडक्टिव वे में उसको एक और कम खर्च पे इकोनॉमिकली उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके, कलेक्ट किया जा सकता है या एक्सपेंडिचर किया जा सके। तो हम बात करते हैं इस बेस पे कौन सा टैक्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी पे ज़्यादा खरा उतरेगा। इनकम टैक्स कैन नॉट बी इफिशिएंटली कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। चूँकि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट आसानी से कलेक्ट नहीं कर सकती है, इसीलिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए पावर दिया जाता है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन शुड बी मिनिमम, और ये ध्यान जरूर देना है जो भी टैक्स कलेक्शन का पावर जिसको दिया गया है, सेंटर को या स्टेट्स को, उसमें कॉस्ट कम से कम लगे और जो जिस टाइप का रिसोर्स या रेवेन्यू जनरेशन जिस जिस के थ्रू आसानी से कम खर्च में और बहुत ही प्रशासनिक रूप से सुविधा के साथ उसको कलेक्ट किया जा सके, वह तो पावर उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी का अर्थ है कम खर्च और आसानी से प्रशासनिक रूप से सही तरीक़ा से कलेक्शन करने में आसान हो, वैसा टैक्स लगाना होता है। तो यहाँ हम लोगों ने आज पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल फाइनेंस और प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो फेडरल गवर्नमेंट का मेन काम होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ भी होता है कि संसाधनों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी आय का साधन हर राज्य के लिए और सेंटर के लिए क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट हो, एलोकेट हो, जिससे वो एफिशिएंटली अपना काम कर सकते। तो यहाँ पे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि किस सिद्धांत पे कौन कौन सिद्धांत होने चाहिए टैक्स या रिसोर्स रेवेन्यू जनरेशन के लिए, या स्टेट और सेंटर के बीच किस तरह पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, रिसोर्स का एलोकेशन हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसानी से फुलफ़िल किया जा सके। तो यहाँ पे 4 सिद्धांत डिस्कस किए हैं जो ज़्यादा मैक्सिमम जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि ये 4 सिद्धांत को ध्यान देना होगा। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल फाइनेंस और फेडरलिज्म। पहला है ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरा है एडिक्वेसी ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरा है यूनिफॉर्मिटी एंड इक्विटी। एंड चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। यहाँ ये चारों सिद्धांत को ध्यान देकर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। सेंटर का क्या सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो, स्टेट का क्या सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो, और करंट और फ्यूचर नीड्स को पूरा करने के लिए ज़रूरत पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रोल होता है कि ग्रांट्स के थ्रू, यानी आर्थिक सहायता स्टेट को दे ज़रूरत के मुताबिक। जैसे आजकल हम देख रहे हैं पूरे विश्व में एक तरह से पैंडेमिक की समस्या है, कोरोना जो कोविड-19 चल रहा है, तो यहाँ पे
हर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टेट को, जो फेडरल गवर्नमेंट के जो इतने भी फेडरेटिंग यूनिट है उनको कोरोना में एक तरह से हेल्प कर रही है। बहुत सारे एक तरह से मेडिकल के हेल्प, और साथ में उसके अलावा पुअर पीपल को फंड प्रोवाइड कराया जा रहा है, थ्रू फंड प्रोवाइड किया जा रहा है खाने के लिए, राशन, और कुछ मंथली 1,000 या 1,500 रुपया दिए जा रहे हैं अकाउंट पे। तो ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है यहाँ पे वो गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। साथ में इसके अलावा अभी देखिए बिहार में जो फ्लड आया हुआ है इसमें भी सेंट्रल हेल्प की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो बिहार में फ्लड आया है इसका जो बहुत नुकसान होता है, जान माल और जो संसाधन है, एग्रीकल्चर है, उसके लिए गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प करे। तो ये किसी भी स्टेट में प्रॉब्लम आए, नेचुरल कैलामिटी आए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए, तो करंट नीड्स और फ्यूचर नीड्स के लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स भी देती है। और ये 4 सिद्धांत के अनुसार तो गवर्नमेंट हेल्प करती ही है और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है, लेकिन ज़रूरत पे वो ग्रांट्स भी देती है। तो यही, इसी के साथ आज के टॉपिक को हम ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।